ये हमारी करेंसी रुपयों को आखिर हो क्या रहा है? गिरता ही जा रहा है, गिरता ही जा रहा है, रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है। आज एक यूएस डॉलर 90 रुपए पार कर चुका है। 1947 में यही एक यूएस डॉलर केवल 3 रुपए 30 पैसे के आसपास हुआ करता था। रुपी 300 गुना के आसपास डेप्रिशिएट हो चुका है, अपनी वैल्यू को लूज कर चुका है 1947 से अब तक। अब आप कहोगे मुझे क्या ही इससे फर्क पड़ता है, मेरा तो कोई एक्सपोर्ट का बिजनेस भी नहीं है। आपको फर्क पड़ता है अगर आप इंडिया में इन्वेस्ट कर रहे हैं, आपको फर्क पड़ता है अगर आप इंडिया में स्पेंड कर रहे हैं। अगर आप दो चीजें कर रहे हैं तो आपको भारी फर्क पड़ता है। आगे आने वाले कुछ मिनटों में मैं आपको एग्जांपल्स के थ्रू, रियल डेटा के थ्रू ये दिखाऊंगा कि आपके ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ रहा है और आप इस इंपैक्ट को लॉन्ग टर्म में कैसे नलीफाई कर सकते हो वो भी बताऊंगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको 2013 की अपने ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी की ये क्लिप जरूर दिखाना चाहता हूं जिससे आपको कॉन्टेक्स्ट मालूम हो। इस प्रकार से रुपया इतनी तेजी से गिर नहीं सकता। अरे ये नेपाल का रुपया नहीं गिरता है, बांग्लादेश की करेंसी नहीं गिरती है, पाकिस्तान की करेंसी नहीं गिरती, श्रीलंका की करेंसी नहीं गिरती, क्या कारण है? हिंदुस्तान का रुपया पतला होता जा रहा है। तो 2013 में मोदी जी ने बहुत ही अच्छा प्रश्न उठाया था कि आखिर रुपया पतला क्यों होता जा रहा है। उस वक्त प्राइम मिनिस्टर नहीं थे मोदी जी। 26 मई 2014 को प्राइम मिनिस्टर बनाया गया मोदी जी को और तब से हम रुपये की हालत देखते हैं। उस वक्त 31 मई 2014 को 1 यूएस डॉलर यूज्ड टू बी अराउंड 59.29 एंड नाउ अब हो चुका है 90 के पार। इसको थोड़ा राउंड ऑफ करते हैं, 60 रुपये मान के चलते हैं और इसको 90 मान के चलते हैं। मतलब पिछले 11 साल में जब से मोदी जी पावर में हैं, ये रुपी 50% की वैल्यू लूज कर चुका है। हमारी करेंसी रुपया 50% से ज्यादा वीक हो चुकी है। The Indian rupee has slumped. The Indian rupee continues to slide. Rupee, meanwhile, continues to weaken against the US dollar. The rupee has breached a line it has never crossed before. The Indian rupee touched an all-time low. The rupee is also under pressure. The rupee is at the bottom of the pile. The rupee vis-a-vis the dollar will fall. और इसमें अगर मैं थोड़ी सी कंपाउंडिंग का लॉजिक लगाऊं तो पिछले 11 साल में ये ऑन एन एवरेज हर साल रुपी डेप्रिशिएट हुआ है 3.75% से। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 3.75% से रुपी डेप्रिशिएट हुआ है। और पिछले एक साल में तो हद ही हो गई है। 2025 में 15 दिसंबर के वक्त जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, रुपी का डेप्रिशिएशन पूरे साल में हुआ है तकरीबन 7%। एशिया की वर्स्ट परफॉर्मिंग करेंसी बन चुकी है इंडियन रुपीस। अब ये वीडियो मैं केवल किसी पॉलिटिकल एजेंडा के लिए नहीं बना रहा हूं कि वेदर बीजेपी ने ये बोला, अब कांग्रेस वाले ये बोल रहे हैं कि भाई मोदी जी आपने ये कहा था। मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है। हाँ, एक अकाउंटेबिलिटी का क्वेश्चन जरूर दिमाग में आता है कि इसकी जिम्मेदारी कौन ले रहा है। सरकार और आरबीआई इसके लिए क्या कर रहे हैं जिससे कि रुपी ज़्यादा डेप्रिशिएट ना हो, और एटलीस्ट अगर रुपी डेप्रिशिएट हो तो इतनी तेज़ी से रुपी डेप्रिशिएट ना हो। उसके रीजंस मैं समझाऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये रुपी डेप्रिशिएशन को आपको समझना ज़रूरी क्यों है। आपके ऊपर पर्सनली, मेरे ऊपर पर्सनली क्या इंपैक्ट हो रहा है हमारी वेल्थ पे, तो मैं पहले आपको वो समझाना चाहता हूं। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो मेरा नाम है राहुल जैन। आई एम ए सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट। मैं अपनी इंडिपेंडेंट रिसर्च करता हूं। इस हिंदी चैनल के माध्यम से मैं चाहता हूं कि हर छोटे गांव, हर छोटे शहर में लोगों को सही तरह से फाइनेंस, बिजनेस, इकोनॉमी के बारे में पता होना चाहिए। अपनी पूरी रिसर्च करके मैं शेयर करता हूं। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लो और इस वीडियो को लाइक कर दो, क्योंकि मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन अब बताने वाला हूं। तो सबसे बड़ा इंपैक्ट हमारे ऊपर जो पड़ता है रुपी डेप्रिसिएशन का, वो पड़ता है हमारे पोर्टफोलियो रिटर्न्स पे। आप बोलोगे वो कैसे? मान लीजिए आप म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं या डायरेक्ट स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं या फिर आप ईटीएफ्स में इन्वेस्ट करते हैं और आपने अच्छा खासा अपना एक पोर्टफोलियो बना के रखा है। आपका पोर्टफोलियो रिटर्न काफ़ी हद तक डिपेंड करता है कि स्टॉक मार्केट के रिटर्न्स क्या आ रहे हैं, और स्टॉक मार्केट का रिटर्न ऑल्सो डिपेंड करता है कि रुपी की क्या ताकत है मार्केट में, ग्लोबल मार्केट में। क्या रुपी डेप्रिशिएट हो रहा है या फिर रुपी एप्रिशिएट हो रहा है। फॉर एग्जांपल, मैंने पिछले 11 साल का डेटा एनालाइज करा स्टॉक मार्केट का, और एक सीधा सीधा कोरिलेशन निकल के आता है कि अगर रुपी डेप्रिशिएट होता है तो स्टॉक मार्केट के रिटर्न्स बहुत कम हो जाते हैं। अगर रुपी एप्रिशिएट होता है तो स्टॉक मार्केट अच्छा रिटर्न्स देता है। अब ये बात मैं हवा में ही नहीं कह रहा हूं, मैं आपको कुछ डेटा दिखाना चाहता हूं। आप मेरे स्क्रीन पे देखिए, आपको स्क्रीन पे दिखेगा यूएस डॉलर और आईएनआर, इंडियन रुपीस का कैसे यहां पर डेप्रिसिएशन हुआ है। मतलब कि अगर ये जब ग्राफ ऊपर जा रहा है तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि रुपी गिर रहा है, मतलब यूएस डॉलर स्ट्रांग हो रहा है लेकिन रुपी गिर रहा है। देखिए अब यहां पर 2024 तक का मैंने डेटा लिया है, एंड ऑफ 2024, क्योंकि 2025 अभी खत्म नहीं हुआ जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं। तो मैं पिछले 2015 से लेके 2024 तक का डेटा आपको दिखाना चाहता हूं। अब इस
डेप्रिसिएशन पे मैंने स्टॉक मार्केट निफ्टी 50 के रिटर्न्स को प्लॉट किया है। अब आप इस चार्ट को ऐसे देखिए, ठीक है। यहां पर आपको दिखेगा कि निफ्टी 50 ने हर साल कितना रिटर्न दिया है, मैंने वो यहां पर प्लॉट किया है। 2015 में देखिए रुपी डेप्रिशिएट हुआ, काफी शार्पली रुपी डेप्रिशिएट हुआ, निफ्टी 50 ने लॉस दिया, 4% के नेगेटिव रिटर्न्स दिए। उसके बाद देखिए 2016 में यहां पर रुपी एक स्टैग्नेंट रहा, ज़्यादा कुछ बहुत ज़्यादा मूवमेंट नहीं हुआ, निफ्टी ने 3% के रिटर्न दिए। 2017 में आप देखिए रुपी एप्रिशिएट हुआ, जैसे ये ग्राफ नीचे आया इसका मतलब रुपी एप्रिशिएट हुआ और निफ्टी 50 ने 28% के रिटर्न दिए, बहुत ही सॉलिड रिटर्न दिए। उसके बाद आप देखिए 2018 में रुपी वापस से जाकर बहुत तगड़ी तेजी से डेप्रिशिएट हुआ, रुपी गिरा, जिसके वजह से निफ्टी ने केवल 3% रिटर्न दिए। अब इस पूरे चार्ट में हर साल में, ऑलमोस्ट हर साल में आपको यही पैटर्न मिलेगा। मैं इस पूरे चार्ट को पढ़ना नहीं चाहता आपके साथ, बट एक कंक्लूजन मैं आपको देना चाहता हूं कि पास्ट डेटा अगर मैं देखूं 10-12 साल का, तो हमारे पोर्टफोलियो रिटर्न्स जो हैं, जो कि काफ़ी हद तक स्टॉक मार्केट के रिटर्न पे निर्भर करते हैं, वो कम हो जाते हैं जब भी रुपी डेप्रिशिएट होता है। अब ये अगर रुपी 90 से मान लीजिए 95 पहुंचता है, या फिर अगली साल या कभी भी ये 100 तक पहुंचता है, तो आपके पोर्टफोलियो के रिटर्न्स भी कम हो सकते हैं। क्या 90 से पार जाएगा, 95, 100 जाएगा, इसकी भी मैं चर्चा करूंगा अभी थोड़ी मिनट में। लेकिन उम्मीद करता हूं कि ये आपको एक कॉन्सेप्ट जो मैंने डेटा के साथ दिखाया है वो बहुत ही क्लियर हो गया होगा कि जब भी रुपी डेप्रिशिएट हो रहा है हमारे रिटर्न्स कम हो जाते हैं। अब आपके दिमाग में एक ये क्यूरियोसिटी आनी चाहिए कि राहुल 2025 में रुपी 7% से ज़्यादा क्यों गिरा है, मतलब 2025 में ऐसा क्या हो गया। तो इसके ना 2 बड़े कारण हैं जो आपको बहुत ही मैं आसान भाषा में समझाने वाला हूं। पहला कारण है डोनाल्ड ट्रंप। 2024 11 नवंबर को जैसे ही डोनाल्ड ट्रंप पावर में आए, तुरंत से एशियन करेंसीज गिरना चालू हुई, ठीक है। अब मैं इसके पीछे का लॉजिक भी आपको समझाता हूं। अगस्त 2025 में डोनाल्ड ट्रंप ने बोला कि मैं भारत के ऊपर 50% के टैरिफ्स लगा रहा हूं, और जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं उस वक्त 50% टैरिफ्स वैलिड हैं। मतलब ये रियलिटी बन चुकी है कि इंडिया से जो भी प्रोडक्ट यूएस में जाएगा वो 50% की टैरिफ्स के बाद ही जाएगा। इन टैरिफ्स के लगने की वजह से क्या हुआ कि जो भी प्रोडक्ट्स हम यूएस में भेज रहे थे उनकी कीमतें यूएस के मार्केट के अंदर बढ़ गई, क्योंकि उसमें टैरिफ 50% ऐड हो गया, तो नेचुरल है कि प्राइस यूएस में बढ़ जाएगी। जब उनकी प्राइस बढ़ जाएगी यूएस में तो उनकी डिमांड कम होगी, डिमांड कम होगी तो हमारा एक्सपोर्ट कम हो जाएगा। बीबीसी ने यह डेटा पब्लिश किया जो आप स्क्रीन पे देख रहे हो 16 अक्टूबर 2025 को, और उन्होंने रिपोर्ट किया कि भारत के एक्सपोर्ट यूएस में जो होने वाले थे वो प्लंज हो गए, मतलब काफ़ी हद तक गिर चुके हैं। ऑफ कोर्स हमारा मीडिया थोड़ी ये पब्लिश करेगा, ये तो बीबीसी ने पब्लिश किया है। इनफैक्ट उन्होंने डेटा भी दिया। बीबीसी ने क्या डेटा दिया कि मई के महीने में जहां हमारा एक्सपोर्ट था $8.8 बिलियन, ये सितंबर आते आते $5.5 बिलियन रह गया, मतलब 37.5% की गिरावट हो गई हमारे एक्सपोर्ट में। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर का डेटा अगर आप जाके चेक करोगे तो हो सकता है आपको इससे भी ज़्यादा बुरी हालत मिले, लेकिन हमारे यहाँ पर ये डेटा कोई भी पब्लिश नहीं कर रहा है। क्यों नहीं कर रहा है? आप समझदार हैं, मैं समझदार हूं। बीबीसी ने ये डेटा पब्लिश किया, मैंने डेटा आपके साथ शेयर किया। अब आप कहोगे राहुल एक्सपोर्ट कम हुआ, समझ में आई बात, लेकिन अब हमारी करेंसी इससे डेप्रिशिएट क्यों हुई, रुपी डेप्रिशिएट क्यों हुआ? उसका सीधा सा रीजन है रुपी की डिमांड कम हो गई, क्योंकि एक्सपोर्ट कम हो गया तो रुपी की डिमांड मार्केट में कम हो गई, और जो करेंसी की वैल्यू है वो सप्लाई और डिमांड पे ही मैच करती है। अब एक क्वेश्चन यहां पे ये उठता है कि क्या आरबीआई इस रुपी डेप्रिसिएशन को कंट्रोल कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है, 100% कर सकता है अगर वो चाहें तो। कैसे करते हैं वो लोग? तो इंडियन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स का डेटा आपके साथ में दिखाई दे रहा है, मतलब हमारे आरबीआई के पास कितने यूएस डॉलर्स के रिजर्व्स हैं। तो अगर हम डेटा देखें तो यहां पर आपको पता लगेगा कि एज ऑफ दिसंबर 5 $687,000 यूएस मिलियन, इतना हमारे पास रिजर्व है। अब अगर इन रिजर्व्स को कम करा जाए, मतलब कि अगर आरबीआई चाहे तो यूएस डॉलर को मार्केट में देके रुपी को वापस ले सकता है। ऐसा करने से क्या होगा कि रुपी की सप्लाई मार्केट में कम हो जाएगी और डिमांड बढ़ेगी, जिससे कि रुपी की एप्रिशिएशन होगी। अब आरबीआई करेगा कि नहीं करेगा ये तो आरबीआई की पॉलिसी है। मैं तो ऑफ कोर्स एक छोटा सा एनालिस्ट हूं जो मैं आपको सब डेटा दिखा रहा हूं, लेकिन अगर आरबीआई चाहे तो ये कंट्रोल कर सकता है। क्यों कंट्रोल नहीं कर रहे, इसका रीजन मेरे पास नहीं है। आरबीआई के पास कोई ना कोई वैलिड रीजन हो सकता है हो, लेकिन ये इस तरह से कंट्रोल हो सकता है। अब आते हैं दूसरे रीजन पे। इसका दूसरा रीजन ये भी है कि फॉरेन इन्वेस्टर्स ने तकरीबन 152 करोड़ हर ट्रेडिंग आवर में 2025 में भारतीय मार्केट से निकाला है, कैपिटल मार्केट, स्टॉक मार्केट से निकाला है। और अगर मैं आपको टोटल फिगर दिखाऊं तो ये निकल के आता है तकरीबन 2.23 लाख करोड़। इतना ज़्यादा इंडियन स्टॉक्स को बेचा है एफआईआईज ने, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने, जिसके चलते जब वो लोग स्टॉक्स बेचते हैं तो रुपये में बेचेंगे, बट नेचुरल है जब रुपये में बेचेंगे तो रुपये की सप्लाई जो होगी
मार्केट में, क्योंकि वो उसको डॉलर में अल्टीमेटली कन्वर्ट करेंगे। तो अगर वो डॉलर में कन्वर्ट करेंगे तो रुपी को बेचेंगे, तो मतलब रुपी की सप्लाई बहुत ज़्यादा हो जाएगी मार्केट में, जिसके चलते रुपी डेप्रिशिएट होता है। तो ये दो मेन रीज़न रहे हैं 2025 में, जहाँ तक मेरी रिसर्च और एनालिसिस मैं कर पाया हूँ कि ये दो मेन रीज़न रहे हैं रुपी डेप्रिशिएशन के। अब मैं आपको बताता हूं कि आपके ऊपर डायरेक्टली दूसरा इंपैक्ट क्या पड़ता है जब भी रुपी कमजोर होता है। तो इसके लिए हमें कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा इंपोर्टेड इन्फ्लेशन का। बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में मैं आपको क्लियर करूंगा। देखिए, हमारा देश भारत एक नेट इंपोर्टिंग कंट्री है, मतलब हम एक्सपोर्ट भी करते हैं और इंपोर्ट भी करते हैं, लेकिन अगर दोनों को हम एडअप करें तो हमें पता लगेगा कि हमारे नेट इंपोर्ट्स ज़्यादा हैं। अगर मैं इंपोर्ट माइनस एक्सपोर्ट करूं तो मुझे पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी। डेटा दिखाता हूं, 2022-23 में ये टोटल वैल्यू थी 121 बिलियन यूएस डॉलर। 2023-24 में ये कम हुआ है। हम लोग धीरे धीरे नेट इंपोर्टिंग कंट्री से होपफुली धीरे धीरे नेट एक्सपोर्टिंग कंट्री की तरफ बढ़ रहे हैं। पता नहीं कब होगा ये, लेकिन आप ये डेटा देखिए, 2023-24 में 78 बिलियन यूएस डॉलर का नेट इंपोर्ट था, जो कि पिछले साल से कम था। 2024-25 का डेटा अभी आया नहीं है। तो पॉइंट यहाँ पे ये है कि हम नेट इंपोर्टिंग कंट्री हैं, हम लोग इंपोर्ट ज़्यादा करते हैं, एक्सपोर्ट कम करते हैं। अब ये आप मान के चलिए, मान लीजिए हम जैसे फॉर एग्जाम्पल ऑयल इंपोर्ट करते हैं, ओके। अब मान लीजिए मुझे 1 लीटर ऑयल इंपोर्ट करना है, सिंप्लिसिटी के लिए मैं 1 लीटर मान के चलता हूं। मान लीजिए 2025 में अगर मुझे 1 लीटर ऑयल इंपोर्ट करना है और मान लीजिए यूएस डॉलर की वैल्यू है 90 रुपए, मतलब कि मैं 90 रुपए देकर 1 यूएस डॉलर ले लूंगा और उससे मैं ऑयल खरीद लूंगा। बहुत सिंपल है। अब मानिए 2026 में ये यूएस डॉलर टू आईएनआर का इक्वेशन हो जाता है 100 रुपए। तो मुझे सेम 1 लीटर को खरीदने के लिए 2026 में $1 चाहिए मानो, तो उसके लिए मुझे 100 रुपए देने पड़ेंगे। तो मतलब क्या हुआ, मैं अगर ऑयल खरीदूंगा बाहर से तो मैं अब 90 की बजाय 100 रुपए पे मैं ऑयल खरीद रहा हूं, ठीक है। तो मेरी ऑयल की जो प्राइस होगी, जो भारत में ऑयल आएगा, वो मेरे लिए बढ़ जाएगी। तो इसको कहते हैं, जो भी आइटम मैं इंपोर्ट कर रहा हूं उनकी कॉस्ट का बढ़ना, इन्फ्लेशन का बढ़ना, उसको कहते हैं इंपोर्टेड इन्फ्लेशन। अब चूंकि ये कॉस्ट बढ़ी ऑयल पे, अब इसका इंपैक्ट आप देखिए, क्योंकि ऑयल एक ऐसी चीज़ है जिसको आप पेंट इंडस्ट्री में भी यूज़ करते हो, आप उसको लॉजिस्टिक्स में भी यूज़ करते हो, सप्लाई चेन में भी यूज़ करते हो, मशीनरीज में भी सब जगह लगता है, फैक्ट्रीज में भी ऑयल सब जगह लगता है। तो इसके चलते क्या होता है ना, जितने भी आइटम्स हैं, प्रोडक्शन है जो डिपेंडेंट है ऑयल पे, उन सब की भी कीमतें बढ़ जाती हैं, क्योंकि जिसने ऑयल इंपोर्ट करा है वो जब पास ऑन करेगा इसको तो वो उसकी रेट बढ़ाएगा, जायज़ सी बात है। इसके वजह से एक पूरा सर्कल या चेन बन जाती है और हर प्रोडक्ट की प्राइस धीरे 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 बढ़ने लग जाती है। इसका फ़र्क हमें इमीडिएटली शायद ना दिखे, हो सकता है हमें 6 महीने के बाद दिखाई दे, हो सकता है हमें 8 महीने के बाद दिखाई दे, लेकिन इसका इम्पैक्ट होता है और इसको कहते हैं इंपोर्टेड इन्फ्लेशन। इसका मतलब आपके जितने भी एक्सपेंडिचर्स हैं, जितने भी आप पे कर रहे हैं अभी, जितना भी आप मनी स्पेंड कर रहे हैं, वो लाइकली टू गो अप, ऐसा होने ही वाला है। डायरेक्टली आपके ऊपर ये इंपैक्ट आने वाला है, मेरे ऊपर भी इंपैक्ट आने वाला है कि जब भी रुपी शार्पली डेप्रिशिएट होता है तो इंपोर्टेड इन्फ्लेशन एक फैक्टर होता है जिसकी वजह से हमारे खर्चे बढ़ते हैं। तो हमने पहले ये समझा कि हमारे रिटर्न्स कम हो जाएंगे एक तरफ। क्यों हो जाएंगे? क्योंकि मार्केट रिटर्न नहीं देता है जब भी रुपी डेप्रिशिएट होता है, हमने ये डेटा देखा है। और दूसरा, हमारे खर्चे बढ़ जाएंगे। तो देखो, हमारे लिए तो कितना नेगेटिव इंपैक्ट हो गया, दोनों तरह से नेगेटिव इंपैक्ट हो गया जब भी रुपी डेप्रिशिएट होता है। और जब भी रुपी एप्रिशिएट होता है तो अच्छी बात है हमारे लिए। और सबसे बड़ी बात है कि अगर हमारी करेंसी वीक हो रही है तो कहीं ना कहीं हमारे हार्ट में ये भी एक फीलिंग आती है यार कि हमारी करेंसी वीक हो रही है। और 1-8% अगर वीक हो तो कोई बहुत बड़ी दिक्कत की बात नहीं है, इट्स ओके, सब मैनेजेबल है, कोई वर्ल्ड ऐसे गिर नहीं जाता है। लेकिन जब 7% करेंसी वीक हो जाती है तो बहुत सारे प्रश्न उठते हैं, हमारी सरकार के लिए प्रश्न उठते हैं, हमारी RBI के लिए प्रश्न उठते हैं। और आप और मेरे जैसे लोग, हमें इस बात को डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है। आप अगर डिस्कस करना चाहते हैं तो कमेंट्स में अपने डिस्कशन पॉइंट्स लिखिए, अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिलीज़ के साथ। ये सिंपल एक वीडियो हिंदी में मैंने जो क्रिएट किया है इसको शेयर कीजिए, जिससे एटलीस्ट लोगों को समझ में आए कि रुपी गिर रहा है, उसके रीजंस क्या हैं और उससे उनके ऊपर क्या फ़र्क पड़ता है। जब तक हम ये डिस्कस नहीं करेंगे ये चीज़ें बाहर पब्लिक में आएंगी नहीं, राइट। तो होपफुली ये आपको पॉइंट क्लियर हुआ। अब मैं आपको बताता हूं एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट। आप कहोगे राहुल ये तो केवल यूएस डॉलर और INR की ही बात हुई, जितना हम यूएस को एक्सपोर्ट कर रहे हैं उतना ही हमें डेंट पड़ेगा। ऐसा नहीं है, क्योंकि हम लोग जो ट्रेड करते हैं, फॉर एग्जांपल हम चाइना से ट्रेड करते हैं, चाइना से हम इंपोर्ट करते हैं बहुत सारा सामान, एंड इनफैक्ट बहुत ज़्यादा इंपोर्ट करते हैं। ये डेटा देखिए कितना ज़्यादा इंपोर्ट करते हैं और कितना कम एक्सपोर्ट करते हैं चाइना को। और ये सारा ट्रेड पता है किस करेंसी में होता है? यूएस डॉलर्स में होता है। तो ऐसा नहीं है कि हम जो यूएस को एक्सपोर्ट कर रहे हैं केवल उन्हीं चीज़ों पर हमें इंपोर्टेड इन्फ्लेशन का कॉन्सेप्ट लग रहा है। जहाँ भी, जिस भी देश के साथ अगर हम ट्रेड कर रहे हैं जो कि यूएस डॉलर में कर रहे हैं,
वहाँ पर एसेंशियली हमारा रुपी वीक होने की वजह से हमारा खर्चा बढ़ रहा है। ये बात आप ध्यान में रखिए। तो ये एक काफ़ी बड़ा इम्पैक्ट हो जाता है हमारी इकोनॉमी के ऊपर। सबसे ज़्यादा कौन कौन से आइटम्स हम इंपोर्ट करते हैं? टॉप 10 इंपोर्ट्स आपको मेरी स्क्रीन पे दिख जाएंगे। फॉर एग्जांपल पेट्रोलियम, क्रूड, सबको मालूम ही है, कोल, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स, ट्रांसपोर्ट इक्विपमेंट, ये सारी एक लिस्ट है जो हम इंपोर्ट करते हैं। जनरली इनकी प्राइसेस बढ़ने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं जब भी रुपी डेप्रिशिएट होता है। अब आप कहोगे राहुल इसका क्या कोई सोल्यूशन है? हम अपने आप को कैसे सेफ गार्ड करें जिससे कि अगर फ्यूचर में मान लीजिए 2030 में हम देखें रुपी पहुंच जाए 110, 115, तो काफ़ी ज़्यादा ये इम्पैक्ट है हमारे पोर्टफोलियो पे। मैंने आपको शुरू में ये भी बताया था कि 3.75% का फिगर याद रखना, क्योंकि अगर रुपी डेप्रिशिएट हो रहा है इस तरह से 3.75% पे, तो ये डायरेक्टली आपके पोर्टफोलियो को खा रहा है, राइट। तो इससे कैसे हम सेफ गार्ड करें उसकी भी मैं आपको बात बताता हूँ। तो रुपी डेप्रिसिएशन से अपने पोर्टफोलियो रिटर्न्स को प्रोटेक्ट करने का एक सबसे अच्छा तरीका होता है डॉलर हेज। मतलब कि आप अपने रुपी को प्रोटेक्ट करें और डॉलर में इन्वेस्टमेंट करें, जिससे कि क्या होता है, फॉर एग्जांपल अब एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए आज आपके पास 100 रुपये हैं, आप इस 100 रुपये को एक डॉलर में कन्वर्ट कर लीजिए। मान लीजिए 100 रुपये का भाव है डॉलर का। अब मान लीजिए 2 साल बाद रुपी डेप्रिशिएट होता है और मार्केट में एक US डॉलर की वैल्यू हो जाती है 110। तो अगर आप उस डॉलर को बेचते हैं मार्केट में तो आपको 10 रुपये का फ़ायदा हो गया। अगर आप उस डॉलर को कहीं इन्वेस्ट कर देते हैं और मान लो वो डॉलर आपको रिटर्न देती है, मान लीजिए 5%, 7%, 8%, तो वो ऑन टॉप होगा। ठीक है, यही डेटा आपको मैं अपने स्क्रीन पे दिखा रहा हूं यहां पर। इस कॉन्सेप्ट को कहते हैं डॉलर हेज। हर साल करेंसी डेप्रिसिएशन की वजह से 2 से 3% रिटर्न्स पोर्टफोलियो पे ऐड हो रहे हैं ऑटोमेटिकली, अगर आप US डॉलर में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, मतलब ग्लोबल मार्केट्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल नैस्डैक का डेटा है ये, अगेन कोई रिकमेंडेशन नहीं है यहाँ पे, बट नैस्डैक 100 का आप डेटा देखिए US डॉलर में और INR में, आपको पता लगेगा कि दोनों में काफ़ी फ़र्क है रिटर्न्स में। ऐसा फ़र्क क्यों है? क्योंकि रुपी की वजह से, डेप्रिसिएशन की वजह से INR वाला जो नैस्डैक 100 इंडेक्स है वो बेटर रिटर्न्स दे रहा है। फॉर एग्जांपल 2013 में तो हद ही हो गई, 18% का डिफरेंस निकल के आता है, क्योंकि उस साल इंडियन रुपी डेप्रिशिएट हुआ था 13% से, राइट। तो लॉजिक बहुत सिंपल है, अपने पोर्टफोलियो को थोड़ा डाइवर्सिफाई करने की कोशिश कीजिए। चाहे वो आप 5% से चालू करें, चाहे 10% से चालू करें, चाहे 15% से चालू करें। मैंने अपने चैनल पे, इंग्लिश वाले चैनल पे मैंने 2 वीडियोस बनाई हैं, एक म्यूचुअल फंड्स को लेके। अगर आपको इंग्लिश नहीं समझ में आती है तो आप कमेंट्स में लिखिए कि राहुल अपनी म्यूचुअल फंड वाली वीडियोस को हिंदी में बनाओ। मैं कोशिश करूंगा आपके लिए मैं हिंदी में वीडियो बनाऊं। और ये दूसरी वीडियो मैंने एक मास्टर क्लास करी थी जो कि US इन्वेस्टमेंट्स पे है, फोकस है, तो आप इसको जाके देख सकते हैं। US इन्वेस्टमेंट्स के बारे में आपको काफ़ी डिटेल में पता लग जाएगा। ये म्यूचुअल फंड्स मैंने ग्लोबल मार्केट्स के ऊपर बनाए थे, मतलब नॉट जस्ट US, इट कुड बी लेट्स से ब्राज़ील, चाइना, इसके ऊपर मैंने कुछ म्यूचुअल फंड की थीम्स यहाँ समझाई हैं अच्छे से। और आपको मैं डेटा भी दिखाता हूँ। ये देखिए मार्केट डेटा देखिए आप, बहुत सारे मार्केट्स का मैंने यहाँ पर डेटा आपके सामने प्रेजेंट किया है। पिछले 3 साल में कुछ मार्केट्स ने बहुत ही अच्छे रिटर्न्स दिए हैं। मतलब कि देखिए फॉर एग्जांपल पेरू देखिए आप, 135% का रिटर्न है। फॉर एग्जांपल आप साउथ कोरिया देखिए 59% है। मैं ये नहीं कह रहा कि आप इन मार्केट्स में जाके इन्वेस्ट करिए। ऑफ कोर्स आपको वहाँ के मार्केट्स की नॉलेज हो सकता है ना हो, स्टॉक्स के बारे में नहीं पता हो, बट ऐसे भारत में ही कुछ म्यूचुअल फंड्स हैं जो आपको ग्लोबल एक्सपोजर इजीली दे देते हैं। आपको ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत होती नहीं है। आप ऑफ कोर्स उनको स्टडी करिए। ऐसा नहीं है कि आज इन्वेस्टमेंट करना है, पॉइंट ये नहीं है। पॉइंट ये कि आप स्टडी करना चालू करो, कुछ अच्छे वीडियोस देखो। मैं अपने चैनल पे कुछ वीडियोस लेके आऊँगा। मैं खुद का अपना तकरीबन 20 से 25% पोर्टफोलियो 2026 में ग्लोबली डाइवर्सिफाई करने वाला हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि रुपी डेप्रिसिएशन रुकने वाला है नहीं। तो अगर ये कंटिन्यू रहता है तो हमें अपने रुपी की वैल्यू को सेफ गार्ड करना है एज ए इन्वेस्टर। हम तो अपॉर्चुनिस्टिक हैं, जहाँ हमें वैल्यू दिखेगी वहाँ इन्वेस्ट करेंगे, है ना। तो आप सोच समझकर इन्वेस्टमेंट कीजिए। अपने एडवाइज़र से एडवाइस लीजिए इसके बारे में, फाइनेंशियल एडवाइज़र जो कि सेबी रजिस्टर्ड हो। जैसे कि मैं फॉर एग्जांपल सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट हूँ। अभी मेरी कोई रिसर्च सर्विसेज में पेड सर्विसेज नहीं है, हो सकता है मैं धीरे धीरे लॉन्च करूँ। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो, नोटिफिकेशंस को प्रेस कर लो, जिससे कि जो भी मैं आपको वीडियोस डाल रहा हूं आपको तुरंत नोटिफिकेशन आए, कुछ ना कुछ नया सीखने को मिले। इस वीडियो में मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आपको डेफिनेटली कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। अब मैं आपसे ये चाहता हूं कि आप कमेंट्स में लिखो, क्या रुपी 100 पे जाके टिकेगा कि नहीं टिकेगा? क्या ये 100 टच करेगा 2026 में या उससे पहले? आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर लिखें और इस वीडियो को ज़रूर लाइक कर दें, अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैं आपसे फिर मिलूंगा, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।